नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें एक बार फिर एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। बरेली और पीलीभीत रेलखंड में एक बड़ा रेल हादसा होते-होते बच गया है। लोको पायलट की सूझबूझ से, उसकी सतर्कता से एक बड़ा हादसा बच गया और एक पैसेंजर ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई थी। लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ और सतर्कता से ये पूरा हादसा होने से बच गया। वो तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं जो टनकपुर से बरेली जंक्शन को जो पैसेंजर ट्रेन जा रही थी उसको जो पलटाने की साजिश रची गई थी। लेकिन उस ये हादसा होते-होते बच गया क्योंकि सूझबूझ और सतर्कता दिखाई थी ट्रेन के लोको पायलट ने। अरे ये साली पत्ती कैसे उठी हुई है इधर दिखाइए एक सेकंड रुको रुको उसकी और बनाना। जी है जी है। रुको 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 हटो 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 पहले ये इसको हेलमेट मार के बैठा दूंगा। चलो बैठा लो सर। अराजक तत्व तो देखिए किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। जांच पड़ताल जरूर की जा रही है, तमाम जो एजेंसी है इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आए दिन इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। पूरे देश में अगर कहीं बात की जाए और अगर हाल फिलहाल महीने के अंदर बात की जाए तो कम से कम लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लखनऊ के करीब भी इस तरीके से एक लकड़ी का एक पूरा बड़ा टुकड़ा रेलवे पटरी के बीचों बीच रखा गया था। उसके बाद लकड़ी के एक वो जो वायर होता है जिसको अर्थिंग का वायर बोलते हैं उसको एक लकड़ी के पटरी में बांध कर रखा गया था। तो तमाम ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है। एक बार एक मेन गेट जो होता है, गेट लोहे का गेट, उसे पटरी पर रखा गया था। लेकिन तमाम ऐसे हादसों को जो सतर्कता है बरती जाती है, जो दूसरी तरफ के जो ट्रेन के जो ड्राइवर्स होते हैं वो देख लेते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बच जा रहा है। कौन है ये लोग जो लगातार लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, इस तरीके की साजिश रच रहे हैं? ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और उनकी धरपकड़ तेज करनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग ना सिर्फ लोगों की जान के दुश्मन है बल्कि एक बड़ी साजिश रच रहे हैं जिससे देश का माहौल खराब हो सके और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो सके। इसलिए क्योंकि आए दिन कुछ दिन पहले भी आपने देखा था किस तरीके से रेल घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो इसकी तरफ क्या ये दर्शाता है कि क्या कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी साजिश की तरफ क्या कोई गिरोह है जो सदस्य, कोई गिरोह है जो एक्टिव गिरोह है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कि लोगों की जान जाए ऐसे हादसों में, इस तरीके का कृत्य कर रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ा मसला है। जांच एजेंसियों को हर एंगल से जांच करनी होगी आखिरकार इस तरीके से लगातार आए दिन इस तरह की घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोक भवन में इस वक्त सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और कैबिनेट बैठक चल रही है और इसमें कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं वो पास होंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो अग्निवीर हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक प्रस्ताव आएगा कि 20% आरक्षण की बात कही जा रही है कि उनको 20% आरक्षण दिया जाएगा जो भी अग्निवीर हैं उनको पुलिस और पीएससी की भर्ती में। तो तमाम वहां पर जो लोक भवन में कैबिनेट मीटिंग चल रही है इसमें तमाम महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उसे पास किया जाएगा। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी जो है आज जुड़ेंगे और जो उनके शहरों की बड़ी खबर है वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल देखिए अखंड, बात करते हैं तो आज सबसे बड़ी खबर प्रतापगढ़ से ये है कि पहली बात तो इस महीने का चौथा मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है और लोग हर एक जगह पे भंडारे की व्यवस्थाएं किए हुए हैं, जलपान की व्यवस्थाएं किए हुए हैं और वो चाहे बड़े व्यवसायी हो या छोटे व्यवसायी हो, उन्होंने अपने द्वार पे इस मंगलवार को एक एकदम और अच्छे रूप से मनाना चाह रहे हैं और आने जाने वाले व्यक्ति खास तौर पे प्रयागराज टू अयोध्या मार्ग पे हर आप 5 कदम पे ऐसे भंडारे आप पा रहे हैं। तो देखिए एक अलग ही रूप देख और लेकिन एक चीज और चल रहा है इस पूरे भंडारे के दौरान। आज एक मान्यता जरूर मानी जा रही है कि जो 18 साल का सूखा है, आईपीएल का आज लास्ट मैच है और उस लास्ट मैच में आरसीबी की जीत की मनोकामना की जा रही है क्योंकि आज फाइनल का मैच है। लोग एक तरफ ये भी मना रहे हैं कि आज आरसीबी जो है एक तरफा मैच हो जाए, जैसे लास्ट मैच जो क्वालिफायर 1 हुआ था जिसमें पंजाब को एक तरफा उसने हराया था, वैसे ही आज फिर से लोग मना रहे हैं। सुबह से ही तकरीबन 6 बजे के आसपास से हवन पूजा स्टार्ट कर दी गई है और यहाँ पे एलसीडी लगना तैयार हो गया है। आरसीबी के सपोर्ट में एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रतापगढ़ वासी उतर चुके हैं। आरसीबी की फैन फॉलोइंग, अगर चेन्नई के बाद किसी की फैन फॉलोइंग है
तो आरसीबी की है और चेन्नई क्वालीफायर फाइनल में नहीं खेल रही है, तो इसलिए जो सीएसके के भी फैंस थे वो आरसीबी के सपोर्ट में उतर चुके हैं। बड़ा मंगलवार है, लोग दर्शन भी करने के लिए हनुमान मंदिर जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो क्रिकेट प्रेमी है वो आरसीबी की जीत की मनोकामना भी कर रहे हैं। अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बहुत आसान मैच नहीं होगा, बिल्कुल दुआ करते हैं और जो चाहने वाले फैन है वो चाहते हैं कि उनकी टीम जीते। भले सीएसके इस वक्त मैदान में नहीं है, लेकिन आरसीबी का पलड़ा जरूर भारी है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब ने मुंबई इंडियंस को हराया, तो इतना आसान नहीं कि एक तरफा मैच होगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पलड़ा जरूर भारी हो सकता है आरसीबी का, लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जिस तरीके से पंजाब ने पूरा खेल खेला है और पूरे आईपीएल में जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस दी है, तो कहीं ना कहीं जरूर एक तरफ से एक मैसेज या कहें कि आसान नहीं होगा। भले श्रेयस अय्यर कह रहे हो कि नींद नहीं आ रही थी, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में बड़ा एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आईपीएल की जो आज का ये फाइनल का मुकाबला ये सेना को समर्पित किया गया है, सेना की शौर्य के लिए समर्पित किया गया, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया था और पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के छक्के ना सिर्फ छुड़ाए थे, तो आज वो मैच में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि फाइनल मुकाबले पूरी तरीके से सेना को समर्पित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए अखंड, बिल्कुल सेना को समर्पित रहेगा। तीनों सेना अध्यक्ष और सीडीएस समेत कई वहाँ सेना के जो है अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, मोटेरा स्टेडियम में खास तौर पे। लेकिन एक चीज और है कि सबसे बड़ी चीज कि मैं अभी शहर में निकला हुआ था, तो हर जगह बैनर में, भले ही आईपीएल का फाइनल मैच हो लेकिन आरसीबी को सपोर्टर हो, लेकिन बैनर में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया है। एक बहुत बड़ी चीज है कि आज जिस तरीके से आईपीएल के अध्यक्ष ने, बीसीसीआई ने कि फाइनल मैच को सेना को समर्पित करने की बात कही है, तो साफ तौर पे एक तरीके से पब्लिक में खुशी भी है और सेना को समर्पित भी किया जा रहा है। तो आईपीएल का फाइनल है आज शाम को, शाम से ही कहा जा सकता है कि 7 बजे के बाद से प्रतापगढ़ में कहा जाता है कि जैसे कर्फ्यू जैसा माहौल, क्योंकि क्वालिफायर 1 में भी कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था, लोग बहुत कम दिख रहे थे। आज फाइनल है, लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप का फाइनल है, क्योंकि दोनों टीमें, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो आरसीबी हो, दोनों टीमें कभी भी कप नहीं उठाई है आईपीएल के, और दोनों अनएक्सपेक्टेड टीमें पहुंच चुकी हैं। श्रेयस अय्यर जो कहा जा रहा था कि केकेआर की कप्तानी किया, उन्होंने जिताया, फिर केकेआर ने उन्हें ड्रॉप कर दिया, केकेआर ने ड्रॉप किया तो पंजाब ने सीधे सीधे 26 करोड़ 75 लाख रुपए में उन्हें खरीदा और उससे महंगे बिके थे बहुत बड़ा दिन है यार ऋषभ क्रिकेट प्रेमियों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि सभी चाहेंगे कि आज के मैच में कौन इस मुकाबले को जीता है। देखने वाली बात होगी। प्रतापगढ़ में खासतौर से जिस तरीके से आरसीबी की जीत के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए जाने। इंद्रवीर जुड़े हुए हमारे साथ रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, मेरे पास एक वापस से तस्वीर है और वो तस्वीर मैं फिर से दिखाना चाहूंगा आपको। ये ऊंचाहार तहसील और ऊंचाहार थाने के अंतर्गत का मामला पूरा है, कल रात का है। वो तस्वीर आप देखिए, उस तस्वीर को देखने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली बगल के गांव का है, उसके घर के लोग आए हुए हैं, जहाँ पीएससी पे उनको भेजा गया, वहीं पे उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। अगर इसके स्वास्थ्य सही रहेगा तो हैंडओवर करा दिया जाएगा। सर कितने घंटे का रेस्क्यू चला है? ये रेस्क्यू केवल हमारा 3 घंटे का चला। इलाहाबाद से टीम आई है बेली विभाग की, उसके द्वारा रेस्क्यू किया गया। सक्सेसफुली हो गया? यस, थैंक यू। अच्छा रस्सा फंसाए होंगे, और क्या बल लगा? रस्सा लेकर नहीं, रास्ता नीचे बंधा होगा इसका। वीडियो बनाए हैं। आओ बबड़े, तुम पहले जाओ, पर नीचे आओ। अखंड, ये तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर है, तस्वीर में एसडीएम ऊंचाहार और जिले की जो ऊंचाहार तहसील में जो लोकल पुलिस है, वहां पे जो रेस्क्यू टीम और भी रही। इलाहाबाद प्रयागराज से एक सरफरे आशिक की जो है ये घटना है। सरफरे आशिक ने जो है रात को अपनी प्रेमिका से नाराज होकर के 44 जो होता है, जैसे 11,000 की होती है, उसे ये हाई टेंशन एचटी जो खंभा दिख रहा है आप देख सकते हैं, ये एक अलग से लाइन है जो कि वाराणसी तक गई हुई है। और ये कहां से स्टार्ट है, ये पूरे देश से होकर के इधर से जा रही है, वाराणसी तक गई है। और ये 444 वोल्ट पे हाई वोल्टेज ड्रामा किया है, चढ़ गया है
और चढ़ने के बाद जिस तरीके से पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा है, तो इनको रेस्क्यू करने के लिए प्रयागराज से एसडीएम और रायबरेली जिले के प्रशासन ने वहां से इनको फोर्स बुलाई, और उसपे जो है अगर बात करें तो फायर की भी अपनी टीम रही, पुलिस विभाग भी रहा, और भी जो रेस्क्यू टीम होती है और भी कई विभाग वहां पे मौजूद रहे, और इनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद 3 घंटे ये सर्च ऑपरेशन चला है ऊंचाहार में कल, और वहां पे जो है इसको लड़के को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद इनको अब जैसा एसडीएम आपने सुना बाइट में कि एसडीएम ने कहा भी कि अगर इनकी मानसिक स्थिति पहले जांच हो जाएगा, मेडिकल होगा, उसके बाद इनको सुपुर्द किया जाएगा इनके घर वालों के उसपे। और जब जानकारी आईबीसी की टीम ने निकाली तो पता चला कि ये जो है एग्जैक्टली मामला, ये अपने प्रेमिका से नाराज थे, और उसके बाद इन्होंने ये हाई वोल्टेज ड्रामा ग्रामीणों के, और ये सैकड़ों की तादाद में नहीं, वहां पे हजारों की तादाद में भीड़ लगी, और रात भर ये 3 से 4 घंटे पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। जी अखंड। इंद्रवीर, अगर इस युवक की मानसिक स्थिति ठीक है और एक प्रेमिका के लिए या प्रेम प्रसंग में इस तरीके का कदम उठाए कि पूरे 2 जिलों की जो नींद है वो उड़ा दे इतनी रात में, तो क्या इस युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर ये आत्महत्या के प्रयास में तो युवक के ऊपर भी कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज होता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए कि 2 जिले 2 महकमों की जो वहाँ के जो अधिकारी थे वो परेशान थे इसको लेकर के, वो भी रात के अंधेरे में इस तरीके का हाई वोल्टेज ड्रामा, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए क्या कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? घर वालों को सुपुर्द कर देंगे? यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन पहली प्राथमिकता गवर्नमेंट एंड उत्तर प्रदेश एंड लोकल जो थाना है या जो लोकल प्रशासन है वहां पे, उनकी पहली प्राथमिकता थी कि रेस्क्यू करके उसको नीचे लाया जाए। तो 3-4 घंटे चला, और ये हमारी आपकी एक सबकी एक प्राथमिकता होती है कि किसी भी मैटर में रहो उसको हम सजा देना ना देना ये एसडीएम का मामला है, और डेफिनेटली ऐसे सरफे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हम कहीं से इसके लिए सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसने पूरे प्रशासन का और पूरे उसका जो है माहौल बना के रखा, और ऐसे आने वाले समय में एक मैसेज भी दिया इस वीडियो ने, और इस व्यक्ति ने एक मैसेज भी दिया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने सीधे सीधे कहा है पहले इसका मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल कराने के बाद जांच होगी बाकायदे किस वजह से ये हुआ का पूरा मामला, ये वही मामला था जो मीडिया के पास है प्रेमी प्रेमिका वाला, या हो सकता है कोई और मामला रहा हो। तो एसडीएम वहां पे ऊंचाहार तहसील की उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जांच होगी, जांच के बाद जब क्लियर होगा तो डेफिनेटली उसमें गाज भी गिरेगी, और गाज गिरने वाली बात भी अखंड। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और वो सख्त कार्रवाई प्रशासन जांच के बाद करेगा ही करेगा अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, नहीं अगर होगी तो ऐसे अगर हर एक व्यक्ति के लिए अगर पूरा का पूरा 2 जिलों का महकमा परेशान रहेगा, तो ऐसे तमाम ऐसे कदम लोग उठाते रहेंगे। प्रेम प्रसंग के चक्कर में ये कितना जायज है कि आप 2 लोगों को परेशान करें? आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, जिन लोगों के पास आपकी जान की कीमत कितनी है, यही कारण है कि रात में बड़े बड़े अधिकारी आए, आपको रेस्क्यू किया गया। लेकिन ऐसे लोगों के, ऐसे सिरफिरे लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरे लोग सबक सीखे। बलिया में एक तस्वीर आई थी, किस तरीके से विचलित करने वाली तस्वीर थी कि अपने प्रेमिका के घर के सामने जाकर के उस युवक ने पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा ली। तो आत्महत्या के जिस तरीके के प्रयास होते हैं, ये ना सिर्फ लोगों में, क्योंकि विचलित करने वाली तस्वीरें होती हैं, लोग समझ नहीं पाते, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर देना चाहिए कि इस तरीके के कदम आप जो उठा रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इंटरव्यू अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए सर, जिस तरीके से बिकरू कांड हुआ था, जिससे विकास दुबे ने कई सारे पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था, उसमें कई लोग जो है इस बिकरू कांड में जिनका नाम आया था, उसमें से एक जो खजांची जो विकास दुबे का बताया जा रहा था, जयकांत वाजपेयी, जिसकी जमानत कल हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में जो वाजपेयी के वकील हैं भूपेन्द्र पाल, उन्होंने जो है साक्ष्य जो पुलिस ने साक्ष्य दिए हैं उसके आधार पर जो है दलील पेश किए। उसने साफ तौर पर कहा उनके द्वारा कि जो लगभग 103 लोग जो विटनेस है, उनके पुलिस दावे कर रही है कि 103 विटनेस में लगभग सिर्फ 13 लोगों के जो बयान है वो कोर्ट में दिए गए, जिनमें से भी 13 लोगों ने ये बात नहीं कही है कि जो जयकांत वाजपेयी वो मौके पर मौजूद था। फिलहाल जो कोर्ट ने इसी आधार पर जो है इनको जमानत दे दी। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग जब से ये कांड हुआ तब से जयकांत वाजपेयी
यहाँ पर बंद है, पुलिस हिरासत में है। और इस वक्त जिसको लेकर के लगातार जो है जो ये मामला है, कहीं ना कहीं उस समय पर जब टूल पकड़ा था तो कई सारे लोग उनको अंदर भी किया गया था। उसके बाद कई सारे लोग को जमानत मिली और कई लोग जो है इसमें बरी भी हुए थे, फिलहाल बाहर थे। लेकिन जयकांत वाजपेयी क्योंकि विकास दुबे का सबसे करीबी माना जाता था, और जयकांत वाजपेयी की जो शादी है वो भी कहीं ना कहीं विकास दुबे के द्वारा ही करवाई गई थी। तो वो अभी फिलहाल जेल के अंदर है। लेकिन जो विकास दुबे का बिक्रू कांड है उसमें अभी फिलहाल उनको जमानत जयकांत वाजपेयी को मिल रही है। विक्रू कांड हुआ था और पूरे देश में एक बड़ा ही अलग सा माहौल था, और उसके बाद विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया था। अब उसके बेहद करीबी जयकांत वाजपेयी को जमानत मिल गई है। बताया जाता है कि वो खजांची भी था विकास दुबे का, जो भी उसका पैसा होता था वो वही मैनेज करता था जयकांत। तो ऐसे में क्या एक बार जयकांत जब जेल से बाहर आएगा तो क्या फिर से एक बार जो ग्रुप था, जो गैंग था, क्या वो एक्टिव होगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो बहुत सारे उसके अंदर की जो इंटरनल, क्या एक बार फिर से जो ग्रुप था क्या वो एक्टिव हो जाएगा, या फिर जयकांत विकास दुबे के मरने के बाद, एनकाउंटर के बाद जयकांत की जो स्थिति है, जो कानपुर में जो एक दबंग, या कहते हैं कि जो डर का माहौल था लोगों के बीच में, क्या इसके बाहर आने के बाद फिर से एक बार ऐसी स्थितियां पैदा होती हुई नजर आएंगी? देखिए अपन अभी फिलहाल जो है ये जो जमानत इनको मिली है, विक्रू कांड मिली है, उनके बाद भी इनके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं जो पुलिस ने इनके ऊपर मुकदमे बढ़ाए थे। उनमें फिलहाल इनको जमानत नहीं मिली है। अभी फिलहाल जेल से बाहर आने का कोई भी आसार इनके नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर ये जेल के बाहर आते हैं तो उसके बाद में क्या कोई गैंग एक्टिव होगा? लेकिन मौजूदा समय की जो स्थिति है, जिस तरीके से कानपुर पुलिस ने जो है जो माफिया है या जो गुंडे हैं जिसके ऊपर सख्त जो है कार्रवाई इस तरीके से कर रही है, उससे तो बिल्कुल नहीं उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो इस तरीके से गलत काम करने वाले व्यक्ति हैं या कोई जो गलत कार्य कर रहा है वो आगे इस तरीके से कार्य करेगा। क्योंकि जीरो टॉलरेंस के ऊपर जिस तरीके से जो है सरकार की जो नीति है उस नीति पर जिस तरीके से कांग्रेस पुलिस काम कर रही है, तो बड़े बड़े जो नाम है यहाँ पर उनको फिलहाल अभी जेल भेजने का काम जो है कांग्रेस पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और आने वाले समय में भी जो ऐसे कई सारे बड़े नाम हैं जिनके जो कहीं ना कहीं जेल उनको भेजा जाएगा, जिससे आईबीसी लगातार जो है नजर बनाएगी। और दूसरी जो एक बात है कि मौजूदा समय में जो स्थिति है कानपुर की, लगभग सभी लोग जान रहे होंगे कि बड़े बड़े कुछ ऐसे वकील हैं या कुछ पत्रकार भी हैं जिनसे जो है जो कुछ गलत पाए गए थे उनको जेल भेजने का काम कानपुर पुलिस के द्वारा किया गया। तो अभी जो गलत कार्य करने वाले थे उसके मन में भय और डर जरूर है, और वो गुंडागर्दी करता हुआ नजर आता था। इस तरीके से कार्य फिलहाल अभी करता हुआ नहीं नजर आ रहा, और आगे भी इस तरीके का माहौल रहेगा ये उम्मीद लगेगा। बिल्कुल अवनीश, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस और कानपुर पुलिस अपने ही विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटती और खुल करके आगे आती है और बताती है कि आपने इस तरीके का अपराध किया। तो अपने आप में बड़ी बात है। अपराधियों के हौसले जो बुलंद होते थे उनको पस्त करने का जो कार्य कर रही है कानपुर पुलिस, अपने आप में काबिले तारीफ है। फिलहाल ऐसे गुंडे माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती जा रही है सरकार, और उस पे यूपी पुलिस लगातार, क्योंकि एनकाउंटर जिस तरीके से हो रहे हैं पूरे प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इन अपराधियों के खिलाफ इनको धर पकड़ में जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपराधियों पर लगाम लगाने की एक पूरी तरीके से कवायद उत्तर प्रदेश सरकार की, साथ ही साथ यूपी पुलिस की भी। बताइए अमित, बताइए। अखंड जो कल आईबीसी 24 का जो नए कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ उसको लेकर के भी मैं पूरी टीम को और अपने सभी साथियों को एक बार बधाई जरूर देना चाहूंगा। बिल्कुल अमनीश, हम सभी लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे चैनल के एक बड़ा और भव्य ऑफिस का उद्घाटन कल हुआ है और तमाम जो बड़े विशिष्ट अतिथि थे वो हमारे ऑफिस में आए और उन्होंने तमाम अपने व्यूज रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है? अपूर्व, अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल अखंड, मैं बताना चाहूंगा जो राजा राम का भव्य दरबार है वो पूरा सज चुका है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अनुष्ठान विधि सुबह 6:30 बजे से ही शुरुआत हो चुकी है। 108 वैदिक विद्वानों के, वैदिक ब्राह्मणों की उपस्थिति में ये पूरा जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। हालांकि 5 तारीख को लगभग 1:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है वो रखा गया है। उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद होंगे, मुख्य यजमान के रूप में वो प्राण प्रतिष्ठा के समय उपस्थित होंगे। और कहीं ना कहीं ये जो पल है वो बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को जिस प्रकार से रामलला बालक राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए, अब
पूरे परिवार समेत भर जो है प्रथम तल पर विराजमान होने जा रहे हैं। उसके साथ परकोटे में जो और भी विग्रह है वो भी स्थापित की जाएगी, साथ ही साथ उसका भी अनुष्ठान चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पल है वो अयोध्या वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बड़ा ही गौरवान्वित कर देने वाला है। जी बिल्कुल अपूर्व, बताया जा रहा है कि 3 और 4 आज और कल करीब 6:30 बजे से ही मंत्रोच्चारण का शुरुआत हो चुकी है और करीब 12.5 घंटे तक लगातार होगा। तो ऐसे में बड़ा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और खुशी की लहर भी, क्योंकि 5 तारीख को खुद सूबे के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ वहाँ मौजूद होंगे, उनका जन्म दिवस भी है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखेंगे और 7 और अन्य मंदिरों के भी प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम किया गया है। क्या पूर्व वहां पर जिस तरीके से अयोध्या को जो नजारा होता है अपने आप में एक अलग ही रूप में नजर आती है, तो क्या पूरी अयोध्या नगरी को क्या फिर से एक बार फिर से सजा दिया गया है? देखिए अखंड, मैं साफ तौर पे कहूँ कि जिस तरीके से चिलचिलाती धूप थी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने श्रद्धालुओं से निवेदन किया था कि अयोध्या न आए, जिनको दर्शन करना हो वो आए, लेकिन आज मंगलवार है और कहीं ना कहीं चौथा जेठ का बड़ा मंगलवार है, तो उसकी भीड़ कहीं ना कहीं उम्दा भीड़ डबल दोगुनी दिखाई पड़ रही है और प्राप्त प्रतिष्ठा को लेकर लोग उमड़ भी रहे हैं, ये बिल्कुल कहना होगा। लेकिन अगर सजावट की बात की जाए तो अयोध्या में वो माहौल इस वजह से नहीं बनाया गया कि जो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि चिलचिलाती धूप है, उनको अव्यवस्था ना हो, इसलिए बकायदा अपील भी की गई। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए राम मंदिर की, राम मंदिर को बड़ी भव्यता से सजाया गया है, वहाँ जो है लाइटिंग की गई है, रात्रि में जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं देखने लायक है। और रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, तो उसका अनुष्ठान सुबह 6:30 बजे से शुरू हो चुका है और लगातार ये जो अनुष्ठान है वो अनवरत चलता रहेगा। मैं बता दूं, ये जो प्रक्रिया है वो कल शाम से ही शुरू हो गई थी। लगभग 351 मात्र शक्तियां सरयू में घड़े में जल भरकर वहां से पैदल यात्रा करते हुए राम मंदिर पहुंची थी, जहां पे आज जलाभिषेक के साथ पूरा अनुष्ठान शुरू कर दिया गया। सबसे पहले गणेश पूजन किया गया और उसके बाद सारे अनुष्ठान विधि विधान पूरा किए जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल अपूर्व, लगातार जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो भी तय प्रक्रिया होगी उसके साथ ही वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक सवाल और है आखिरी अपूर्व आपसे कि सीएम योगी के साथ और भी कौन कौन से विशिष्ट अतिथि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि और भी लोगों में सीएम योगी तो मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं, और भी कौन से लोग वहां पर आ सकते हैं, किन लोगों को निमंत्रण मिला है, क्या जानकारी अगर हो सके तो हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। देखिए अखंड, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अभी बीते दिनों प्रेस वार्ता की थी और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ 15 विशिष्ट साधु संत, यानी कि अगर विशेष चेहरे की बात की जाए तो वो नहीं है, लेकिन विशेष चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ शंकराचार्य को आमंत्रित किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रथम तल की प्रतिष्ठा है उसमें कुछ भव्यता देने की कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर कही जाए तो क्योंकि देखिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद तुरंत बाद मंदिर श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जाएगा, लगभग 15 दिन अभी उसमें कार्य चलेंगे, उसके बाद ही उसमें वो दर्शन के लिए खोले जाएंगे। लेकिन दर्शन की अवधि एक पास बनाया जाएगा, पास के जिसका जारी होगा उसी के वही प्रथम तल का दर्शन कर सकता है, क्योंकि एक क्षमता होती है कि एक क्षमता भर लोग वहां पे जाके दर्शन कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में, गणमान्य के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रखा गया, क्योंकि उस दिन उनका जन्म दिवस भी है और कई सारे कार्यक्रम अयोध्या में होने हैं, जिसकी शुरुआत भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो भव्यता है वो केवल श्रद्धालु घर बैठकर ही आनंद ले, ये बार बार अपील की जा रही है, क्योंकि देखिए चिलचिलाती धूप भी है और कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल अपूर्व, अपने आराध्य का दर्शन पाने के लिए लोग व्याकुल होते हैं, तो शायद यही कारण है कि जितनी भी अपील की जाए किसी के द्वारा भी, लेकिन लोग नहीं मानते और चाहते हैं कि इस, जैसे आपने बताया कि आज देश का चौथा बड़ा मंगल है, ऐसे में लोग चाहते हैं कि आज भगवान के दर्शन करें। और बजरंग बली के वो सबसे बड़ी बात है कि अगर भक्त के रूप में देखते थे बजरंग बली, श्री रामचंद्र जी को बहुत मानते थे, तमाम जो लोग हैं वो जानते हैं कि वो उनके आराध्य को ही जाके दर्शन किए जाए। एक आखिरी सवाल है अपूर्व, शंकराचार्य को लेकर के आपने बताया कि उनको भी आमंत्रित किया गया है, तो क्या कोई जानकारी मिल रही है, क्या शंकराचार्य आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य कार्यक्रम में? अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अयोध्या में पधार चुके हैं। कल शाम से ही वो जब सरयू जल जो है मात्र शक्तियां लेकर जा रही थी तभी वहां पे मौजूद थे, लेकिन जो और भी ट्रस्टी हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के और भी ट्रस्टी हैं, वो लगातार अयोध्या में पहुंच रहे हैं
और उसके बाद विधि विधान पूर्वक 5 तारीख को सभी एकत्रित होंगे। लेकिन जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम में भी जो और भी टेस्टी हैं, जैसे कि अगर बात की जाए तो जो पूजा पाठ में बैठने वाले हैं अनिल मिश्रा जी, वो लगातार पूजा विधि विधान में सम्मिलित होने के लिए वहां पे हैं। तो लगातार जो भी टेस्ट के पदाधिकारी है वो पहुंचे, उसमें कई सारे शंकराचार्य भी हैं। तो अभी उनके नाम खुलकर नहीं आए, लेकिन अमितेशानंद सरस्वती जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। गोविंद गिरी जी जो कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, वो भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही भावुक कर देने वाला है, क्योंकि सभी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में लगातार भीड़ उमड़ रही है। तो जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं, आपको बता दें, बीते दिनों अभी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी, तो उसको देखते हुए लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या थी वो घटी थी। लगभग 50 से 70 हजार प्रतिदिन जो श्रद्धालु थे वो अयोध्या जो है आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो संख्या है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार अयोध्या में बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो उम्दा भीड़ है, ये उम्दा जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार अयोध्या में दोगुनी गति से अगर बात करें तो आज की संख्या में लगभग 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद है और रामलला का दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल अपूर्व, कोई भी चाहता है, सब चाहते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण पल में वो भी इसके भागीदार बने, और शायद इसी वजह से वहां जाकर के अपने आराध्य के दर्शन के लिए लोग व्याकुल हैं। चिलचिलाती धूप हो या बहुत गर्मी हो, शायद इसको वो बेपरवाह है और इसकी परवाह किए बगैर अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। लगातार ऐसे ही हमारे दर्शकों को आप इतनी अच्छी तरीके से अपडेट देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और खबर आपको बताते हैं कि जिस तरीके से मऊ की जो सीट है, मऊ सदर सीट, अब्बास अंसारी के जो हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए गए थे, उसके बाद खाली हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश राजभर है, सुभाषपा के अध्यक्ष है, सरकार में मंत्री भी हैं, उनके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं एक तनातनी टाइप का देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमें ये सीट मिले और गठबंधन का जो धर्म है वो निभाया जाए, क्योंकि सुभाषपा की सीट पर लड़ी थी और ओम प्रकाश जो राजभर है उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो वहां से जीत करके विजयी हुए थे। बस अंतर इतना है कि उस वक्त वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब इस पूरे मसले पर जो कि संजय निषाद हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सलाह दी है कि इस पूरे मसले पर उनको जो भारतीय जनता पार्टी का है उसको मानना चाहिए कि एनडीए के छोटे भाई हैं हम लोग, और हम लोगों को छोटे भाई जो बड़ा भाई जो है उसका त्याग करना चाहिए, उसे मानना चाहिए और उसके तहत ही काम करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि कचहरी विधानसभा सीट पे चुनाव था तो निषाद पार्टी बड़ी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा। अब देखने वाली बात होगी यहाँ पर सुभाषपा की उम्मीदवारी और दावेदारी पेश कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी दावेदारी पर सुभाषपा के कैंडिडेट को मैदान में उतारता है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार पर दांव लगा सकती है। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से आज की? सुल्तानपुर की खंड एक खबर है कि आज जगह जगह जो है चौथे मंगलवार के उपलक्ष्य में जगह जगह भंडारा किया जा रहा है। वहीं शासन प्रशासन के तरफ से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के मौजूदगी में इसका आज शुभारंभ किया गया है। जिसके पीछे भंडारा, विशाल भंडारा चल रहा है शासन का। संबंधित सभी अधिकारी, डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी और काफी पुलिस बल जो मौजूद है, विकास भवन के जितने भी अधिकारी हैं, संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद होकर के भंडारे को सुचारू रूप से सही ढंग से जो है किया जा रहा है। काफी मात्रा में भीड़ जो है एकत्रित है, सब भंडारे का पूरा आनंद कर रहे हैं, आनंद पूरा ले रहे हैं, सब भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरी खबर, शाम को लगभग सेकंड मीटिंग आंधी और तूफान का ऐसा कहर सुल्तानपुर में आता है कि काफी पेड़ जो है टूट के गिर जाते हैं, जिससे बिजली विभाग की काफी क्षतिग्रस्त हुई है। काफी खंभे टूट गए हैं, काफी तार टूट गए हैं, जिसकी आपूर्ति जो है सुल्तानपुर में काफी शहरों में, काफी मोहल्लों में भी बाधित है। बिजली विभाग निरंतर काम कर रहा है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि जब तक बिजली विभाग अपना समय मांगा हुआ है कि शाम तक सभी मोहल्लों में लाइट उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं आपके कलेक्ट्रेट भवन में ही एक पार्किंग बना हुआ है, जहां जो भंडारे का जो चल रहा है, यहीं पर पेड़ गिरते हैं। पेड़ गिरने से कई मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त होती है। और यहीं आपके पीछे ही भाग में आपका नगर कोतवाली है। नगर कोतवाली के पास एक बड़ा सा विशालकाय पीपल का पेड़ था, वो भी गिरा और उससे भी काफी नुकसान हुआ। तो सुल्तानपुर की ये खबर कल के लिए थोड़ा काफी दुखदायी थी। काफी नुकसान भी हुआ, काफी बिजली विभाग की क्षति हुई, काफी वाहन भी क्षति हुई।
बिल्कुल एसपी सिंह, जिस तरीके से कल तूफान ने कहर बरपाया था सुल्तानपुर में, वो देखा, वो तस्वीरें देख के लोगों का दिल दहल उठा। एक पूरा का पूरा टीन शेड ही उखड़ करके चला जाता है। गनीमत ये रही कि किसी इसकी चपेट में आने से किसी को चोट नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ, बहुत राहत की बात रही। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही थी सुल्तानपुर से, जिसने भी देखा वो दहल गया कि किस तरीके से पेड़ जो हैं वो खंभों पर गिरे हैं या फिर गाड़ियों पर गिरे हैं, गिरे छज्जे तक गिर गए। तो तमाम ऐसी तस्वीरें सुल्तानपुर से आ रही हैं। और जैसा कि आपने बताया कि बिजली विभाग को बहुत ज्यादा हानि हुई है, क्षतिग्रस्त हुए, और तमाम इलाकों में अभी भी बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाई है। और उन्होंने अभी समय मांगा है कि जल्द से जल्दी बिजली की जो आपूर्ति है, जो तमाम जहां पे ठप पड़ी है, उसे सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके का तूफान निकल कहर मचाया था, साफ तरीके से पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी थी, और अपने आप में बहुत बड़ी बहुत कोई जनहानि नहीं हुई, एक बहुत राहत की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह, हमसे IBC से जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, और आज 11 साल देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी को हो गए। ऐसे में पूरे देश में और आज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के साथ साथ एक कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो है भूपेंद्र चौधरी, वो भी शामिल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। तो तमाम जो बातें हैं और जो 11 सालों में जो कुछ हुआ है, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीलीभीत से। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे, यानी कि कल आनंदी भाई पटेल पीलीभीत पहुंचेंगे। उनका 3 दिवसीय दौरा है। यहाँ पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, और सुबह 10 बजे दुधवा टाइगर नेशनल पार्क से गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। उसके बाद पूर्वाह्न 10:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। उसके बाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, और यहाँ पर जो विभिन्न आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी उनके साथ भी मीटिंग करेंगे। इसको लेकर यहाँ पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। लगातार अधिकारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, और जिस तरीके से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का यहाँ पर आगमन है, तो उसे देखते हुए यहाँ अधिकारियों में जो है हड़कंप मचा हुआ है। सभी अधिकारी भागते हुए नजर आ रहे हैं, और काफी देर तक ये मुस्तफाबाद में रुकेंगे। सुबह 10 बजे गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। उसके बाद में लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। जी बिल्कुल आकाश, क्योंकि जिस तरीके से हड़कंप मचना लाजमी है, क्योंकि जो अधिकारी हैं, जब ऐसे बड़े नेता या कहें बड़े पद पर बैठे हुए लोग जब वहां पहुंचते हैं, तो उनके हाथ पैर खुल जाते हैं कि कोई कमी ना रह जाए, जिसकी सजा उनको मिले, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई ऐसा एक बिजली गिरे जिससे उनके ऊपर बड़ी दिक्कतें आ जाए। एक सवाल और है आकाश, जिस तरीके से वहां पर बाघ ने आतंक मचाया था, क्या उसको लेकर के वन विभाग की टीम ने या जिला प्रशासन ने कुछ किया, या उसको पकड़ पाए अभी तक, या नहीं पकड़ पाए? अखंड जी, जब IBC 24 न्यूज चैनल ने खबर को प्रमुखता से लगातार दिखाया, उसके बाद में अधिकारियों ने बाघ को ट्रैंकुलाइजर करके उसे पकड़ लिया गया। मतलब ब्रेक भी खबर कराई थी, तो खबर का बड़ा असर हुआ था, और उसके बाद में बाघ को पकड़कर जंगल में ले जाकर उसे छोड़ दिया गया। अब जो है बाघ के हमले तो नहीं हो रहे हैं, मगर एक अजगर का वीडियो वायरल हो रहा है। वो जो अजगर है, वो हिरन को अपने उसमें फंसाकर दिख रहा है साफ उसका शिकार करते हुए। हाँ बिल्कुल आकाश, कभी बाघ से अभी फुर्सत नहीं मिली थी लोगों को, उसके ही डर के माहौल में लोग जी रहे थे। अब अजगर का जिस तरीके से वीडियो आ रहा है, तो लोगों के मन में डर जरूर है। वन विभाग को ऐसी तमाम चीजों पर, ऐसी खबरों पर, क्योंकि देखिए जिस तरीके का एरिया है पीलीभीत, साफ तौर पर समझा जा सकता है लोग डर के माहौल में ना जिए। इसको लेकर के जरूर काम करने की जरूरत है। वन विभाग की टीम हो या फिर जिला प्रशासन की टीम हो, जरूर काम करना चाहिए। राहत और बचाव कार्य इसलिए जरूरी है कि अगर राहत के लिए तो जनता को राहत नहीं मिलेगी, जनता डर के माहौल में जिएगी, तो अपने आप में सवाल खड़े होंगे जिला प्रशासन के ऊपर, वन विभाग के ऊपर। तो तमाम ऐसी चीजों को अब संज्ञान लेकर के कोई ऐसी फिर से ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए विशेष तैयारी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आकाश। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।